Hello everyone, my name is Rupan Sharma and in this video we will talk about how to start या how to ace your for your class 10th। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे पिछले साल 9th क्लास में थे वो 10th क्लास में आए होंगे, तो आप सबको बहुत नया लग रहा होगा, बहुत नर्वसनेस हो रही होगी कि दिस ईयर यू विल बी अपीयरिंग फॉर योर 10th बोर्ड एग्जाम्स। तो डरने की सबसे पहले तो कोई बात नहीं है, आप अपनी स्टडी रूटीन को फॉलो कीजिए और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें क्लास 10th के लिए स्टार्ट कैसे करना है। इस वीडियो के सेकंड हाफ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स, जो मोस्ट कमिटेड मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं क्लास 10th में आकर, वो कैसे अवॉइड करनी है, और मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी थी स्टार्टिंग इनिशियली में, और आपको कौन से स्टडी मटेरियल, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाइफर्केशन से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपके, मैं बेसिकली यहाँ मेजरली सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम जानते हैं कि जैसे हमारे बेस्ट 5 के मार्क्स लगते हैं, तो हमारे मेजर सब्जेक्ट जो है मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको अपनी मार्कशीट में ऐड करना कंपलसरी होता है। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और काफी सारे आप जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, एआई हो गया, आईटी हो गया, तो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपको ऐड नहीं करने, आपको बेस्ट 5 के ऐड करने हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश या हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट हो तो आपके स्कूल में। तो सबसे ये पता लगाएंगे कि हमें कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है और जिससे हम अपने काफी लेस एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और कौन सा मैंने जो स्टडी मटेरियल वो प्रेफर किया था। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स क्या एक बहुत मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको कोई मैथ्स में यूं नहीं है कि रट्टा लगा लिया आपने क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्टों की करनी है अच्छे से। तो सबसे पहले आपको या तो आप जिससे भी कोई भी चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हैं, उसको आपने समझ लिया पूरा चैप्टर। एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करने के बाद का जो स्टडी मटेरियल है, उसमें आप कोई सा भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। जैसे मैंने जो अपने टाइम पे ली थी, मैंने आर डी शर्मा ली थी। आप आर डी शर्मा ले सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब भी आप ले सकते हैं, और काफी या फिर कोई और रेफरेंस बुक्स भी आप ले सकते हैं। पर ये जो आर डी शर्मा है, ये आर डी शर्मा करने के बाद आपकी जो अधिकतर जो अदर बुक्स, रेलेवेंट बुक्स हैं, वो उसका पूरा स्टडी मटेरियल कवर हो जाता है। आप आर डी शर्मा भी ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल भी ले सकते हैं, और भी कुछ बहुत ले सकते हैं। अब आपको लेकिन इन सभी मैथ्स के लिए एनसीईआरटी करना बहुत ही मैंडेटरी है, आपको एनसीईआरटी तो करनी ही है। तो अब इसके बाद हमने मैथ्स का देख लिया कि हमें कौन कौन सी स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करना है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा मेन सब्जेक्ट साइंस। साइंस के लिए सबसे पहले तो आपने जहां भी आप जो भी जो है टीचर्स को फॉलो करते हैं और जिन भी रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी आनी चाहिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाओगे तो और भी फायदे में रहोगे। और इसके बाद हमें नोट्स बनाने के बाद हमें एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी करनी है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे नोट्स में छूट जाते हैं पर वो एनसीईआरटी में होते हैं। इसके अलावा जो आपको अदर जो रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, आप पीवाईक्यू की बुकलेट फॉलो कर सकते हैं, है ना। अब पीवाईक्यू जो मैंने पीवाईक्यू की बुकलेट फॉलो करी थी। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको उस चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इनके लिए इस साइंस के लिए मैंने पीवाईक्यू प्लस कॉम्पिटेंसी के लिए मैंने टुगेदर विद की बुक ली थी। काफी अच्छी बुक है टुगेदर विद की, जिसमें पीवाईक्यू भी मिल जाते हैं आपको, और साथ में लास्ट में आपको सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट भी मिल जाते हैं। कई एमसीक्यूज भी, बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल के एमसीक्यूज मिल जाते हैं, जिससे मेरे को अपने फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प हुई थी। तो टुगेदर विद की आप बुक ले सकते हैं, पीवाईक्यू की बुकलेट भी है, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है, वो आती है, जिसमें पिछले 10 साल की पीवाईक्यू 15 से लेकर के 25 तक के पीवाईक्यू आ जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। अब तो ये हो गई हमारी साइंस की बात। उसके बाद आती है हमारी एसएसटी। अब एसएसटी के लिए सबसे पहले तो वही, जो आप कोई लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद, या आप अगर नोट्स बनाते हो या अपने क्लास में कोई भी टीचर आपकी नोट्स बनवाते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग,
एनसीईआरटी रीडिंग आपकी मस्ट है। एसएसटी एक ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट है जो जिसमें एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। उसकी लैंग्वेज ऐसी ट्रिक कर देते हैं कि ये बच्चा उसी में फंस के रह जाता है। पहले तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग लगाना मस्ट है। उसके बाद आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू अच्छे से हो गया, एनसीईआरटी रीडिंग आपने अच्छे से लगा ली। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब इस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको रेफरेंस बुकों पे आना है। रेफरेंस बुक आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ली थी ऑल इन वन, ली थी। आप कोई भी और भी ले सकते हैं, टुगेदर की भी ले सकते हैं, है ना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको उसमें क्वेश्चंस नए नए टाइप के होने चाहिए। पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू उन्हीं रेफरेंस बुकों में ही आ जाते हैं एसएसटी के, तो ऐसा सच नहीं होता, लैंग्वेज सेम ही आती है बस। लेकिन आपको अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग फॉलो करना है और क्वेश्चंस को बनाना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज में ट्रिक होकर रह जाते हैं। अब हम एसएसटी के लिए सबसे बड़ी बात होती है आप प्रेजेंट कैसे करके आ रहे हैं अपने आंसर को। तो उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस की आप क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे। और आपको एसएसटी की प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी, अगर आपको एसएसटी की प्रेजेंटेशन जाननी है कि आपको क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, रीडिंग कैसे करनी है और क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। कमेंट में लिख देना एसएसटी। अब आते हैं हमारे मेजर सब्जेक्ट्स, तो हमने कवर कर ली कि हमने इनिशियली कैसे हमें उन्हें शुरू करना है और कैसे पढ़ना है। अब आते हैं हमारे अदर सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और वो हमारे लिए बहुत स्कोरिंग भी हो सकता है। अगर तुम उसे, ये एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें मिनिमम लेस एफर्ट में मैक्सिमम स्कोर करके दे सकते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको जो भी आपको या लेक्चर या वन शॉट, लेकिन बहुत बच्चे वन शॉट ही देखते हैं इंग्लिश में, तो आप वन शॉट प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी रीडिंग इंग्लिश में करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी वोकैब होती है जो अगर आप अपने क्वेश्चंस में एग्जाम में प्रेजेंटेशन के लिए यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने मिल सकते हैं और एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो सकता है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी बहुत जरूरी है और आपको वोकैब आनी चाहिए, रिच वर्ड्स का यूज होना चाहिए अपने आंसर्स में। इसके बाद तो ये बात हो गई एनसीईआरटी रीडिंग और उसके वोकैब की। अब इसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि साथ में आपको कोई अदर रेफरेंस बुक भी इसके इंग्लिश के लिए करनी है, जिसमें आप पीवाईक्यू भी देख सको, जो अलग नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी देख सको, क्योंकि आजकल थीम बेस्ड क्वेश्चंस, कंट्रास्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कंपैरिजन। तो इंग्लिश में जैसे हमने देख लिया कि एनसीईआरटी रीडिंग के बाद उसकी वोकैब, रिच वर्ड्स को कैसे हमें एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन करनी है उनकी। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस अलग टाइप के फ्रेम होके आते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आजकल पैटर्न में आने लगे हैं, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में थीम बेस्ड क्वेश्चंस, कंट्रास्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पोएट्री में कंट्रास्ट आ जाते हैं, कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूर प्रेफर करनी है। मैंने जो रेफरेंस बुक प्रेफर करी थी वो ऑल इन वन थी। आप कोई और भी रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में एडुकार्ट की है और टुगेदर विद की, आप कोई भी कर सकते हैं, बस अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। अब आती है लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी या फिर कोई आप में कोई भी और भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो उसके लिए। तो मैं तो हिंदी के लिए तो आपको सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करनी है। हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की जो की है वो एनसीईआरटी के पास ही है। उसमें आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के उनकी, जैसे उसमें जैसे काव्य खंड होता है, अब काव्य खंड में जैसे पोएट्रीज वगैरह आती है, तो उनके भावार्थ अच्छे से पढ़ के उन्हें याद करके आप अगर एक बार लिख के देख लोगे तो उसमें वो बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग कर सकती है। और इसके लिए आपको हिंदी के लिए कोई कोई रेफरेंस बुक भी प्रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार अच्छे से चैप्टर को पढ़ के एक बार कहानी की तरह से याद भी कर लोगे तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको हिंदी में कोई कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, उसी में से पेपर आता है। बस आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहानी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, पोएट्री अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हिंदी में ग्रामर की बात और इंग्लिश में ग्रामर की बात है ना। इंग्लिश में आपको ग्रामर में कैसे करना है, या तो आप कोई भी टीचर को फॉलो करते हो तो उसकी वीडियो देखो, है ना। ग्रामर के लिए आप ग्रामर का कोई यूट्यूब पे लेक्चर्स है उनके वन शॉट भी देख सकते हो।
है ना। ग्रामर में वन शॉट देख के आपके 10 मार्क्स, ग्रामर बहुत स्कोरिंग होती है, अब इंग्लिश में 10 मार्क्स वो बहुत अच्छे से इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने ग्रामर के अच्छे से कोई वन शॉट देख लिया, आपने ग्रामर शुरू से भी पढ़ी है थोड़ी थोड़ी, तो आप तब भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब आती है हिंदी ग्रामर के लिए। हिंदी ग्रामर में जैसे आपको बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे पदबंध होते हैं, रचना के आधार पर भेद, वाक्य भेद होते हैं, मुहावरे होते हैं, समास होते हैं, तो इनके लिए भी आपको यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं वो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, या आपको कोई टीचर्स हैं, आपके घर में कोई पढ़ाने वाले हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। आप उनकी रीडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से आपके 16 नंबर पक्के हो सकते हैं। अब तो आ गए हमारे जो सारे सब्जेक्ट थे जो अधिकतर बेस्ट 5 ही लगते हैं, वो उनकी बात हमने कर ली है। अब आते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स। एडिशनल सब्जेक्ट्स के तो मार्क्स जुड़ते नहीं है, वो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब इस हाफ में हम पढ़ेंगे, इस बार में हम सीखेंगे कि हमें मोस्ट कमिटेड मिस्टेक्स को, जो बच्चे 9th से क्लास 10th में आते हैं, जो मोस्ट कमिटेड मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें अवॉइड कैसे करना है। तो सबसे पहले ये यहाँ 4 पे मैंने गलती से लिख दिया है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कमिटेड मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो सोचते हैं कि क्लास 10 तो अभी बहुत पूरा एक साल पढ़ा है, तो वो शुरुआत के 4 to 5 मंथ्स में बहुत रिलैक्स करते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, पर ये उनके लास्ट में इम्पैक्ट डालता है। वो सोचते हैं कि हाफ ईयरली से पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत से थोड़े थोड़े पढ़ो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए दिन में 8-8 10-10 घंटे पढ़ना, ये नहीं है। तुम शुरुआत में 1-1.5-2 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी से पढ़ो। इसलिए हमें ये अवॉइड करना है कि हमें शुरुआत के 4 to 5 मंथ्स रिलैक्स करना है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। उसके बाद आता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी से तो भाई कुछ पेपर नहीं आएगा, और हम कोई रेफरेंस बुक लगा लेते हैं, जैसे मैथ्स की पूरी ही आर डी शर्मा लगा ली और कोई सारी रेफरेंस बुक्स लगा ली, है ना, पर वो एनसीईआरटी को ही भूल जाते हैं। मानते हैं कि रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होते हैं, पर एनसीईआरटी तो मस्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में तो एनसीईआरटी मूल मंत्र है, एनसीईआरटी को पढ़ना तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एनसीईआरटी कोई भी सब्जेक्ट की हो वो अवॉइड नहीं करनी, करके जरूर जानी है। अब आएगी जो तीसरी मिस्टेक है, वो आएगी कि हम आंसर राइटिंग को अवॉइड कर देते हैं, कि भाई पेपर है कल और एक रात में पहले वन शॉट देके चले गए, कोई आंसर राइटिंग नहीं, ऐसे ही चले गए। अब लोग कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि हमारे इंग्लिश के पेपर में, हिंदी के पेपर में मार्क्स कट गए, 3 में से 2 नंबर मिले। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो आंसर राइटिंग को प्रेफर नहीं करते, वो बस वन शॉट देके वीडियो देके चले जाते हैं, जिससे हमारे दिमाग के ऊपर हमारे हाथ कैसे काम करेंगे, हमारे रिच वर्ड्स कैसे आएंगे। तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग को प्रेफरेंस देनी है, खासकर एसएसटी इंग्लिश हिंदी जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में। एसएसटी में तो बहुत ही जरूरी देनी है, इंग्लिश हिंदी में भी देनी है। अब जो लास्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब एग्जाम आ रहे होते हैं तो वो केवल एक चैप्टर का, कि जैसे 15 चैप्टर है तो 1-1 घंटे के वन शॉट देख लिए। उन्हें लगता है ये पूरा सिलेबस, पर उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता, क्योंकि उसमें सिर्फ तुम्हारे आंखें इन्वॉल्व है। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे किसी भी स्किल को या फिर किसी भी पढ़ाई को करते समय, उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद होगा। इसलिए हमें केवल वन शॉट पे रिलाय रहना ये नहीं है, हमें पूरा वन शॉट देखना है। मानता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है, पर पहले देखो, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करो और अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वन शॉट देखनी जरूरी है, पर उसके अलावा भी हमें करना होता है, फुली डिपेंडेंट नहीं रहना होता। सो this was all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and please subscribe my channel for this type of videos.